और गोलियों की बौछार होती रहती थी, खून के धब्बे गिरते रहते थे, लोग मरते रहते थे, भीड़ लगती रहती थी, गवाह मिलता रहा। जो आपने कहा है आपके चैनल के माध्यम से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम अपनी छोटी मतलब कि ड्रग्स माफियाओं को, तस्करों को, नशाखोरों को सह दे रहे हैं, उनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं, अपराधियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब, जो कि बात करेंगे कि जिस तरह से अभी बिहार के दरभंगा जिले की आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव था? जनता काफी चिंतित है, परेशान है कि ऐसे कामयाब जो बिहार के दरभंगा जैसे जिले को अपराध मुक्त कर रही थी, उनका रेजिग्नेशन, क्या कोई राजनीतिक दबाव है, क्या है? डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपकी राय, आपकी राय। नहीं, देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और काम्या मिश्रा पिछले विगत 4 वर्षों से आईपीएस ऑफिसर के रूप में बिहार प्रदेश जैसे राज्य में अपनी सेवाएं दे रही। बिल्कुल। एक महिला, व्यापारिक परिवार से आई हुई महिला, पति उनके आईपीएस है, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यापारी की रही, जो उनके माता पिता की पृष्ठभूमि व्यापारी की रही। और जितना मैं इतने वर्षों में या कुछ दिनों में या जितना मैंने उन्हें जाना है निजी रूप से, काम्या मिश्रा बिहार की दबंग आईपीएस ऑफिसर, लेडी सिंघम मैं कहूं, वो शब्द भी उनके लिए बहुत अच्छा उपयुक्त है, फिल्मी स्टाइल में अगर कहें तो लेडी सिंघम। उन्होंने बिहार के दरभंगा में, जहां मैं पहले भी जाता था, बिहार के अन्य जनपदों में भी जाने का अवसर मिला, सूर्यास्त होते ही दुकानें, प्रतिष्ठान बंद हो जाया करते थे। सर, मैं मर्डर वहां होते थे, एक जगह गोली नहीं मारी जाती थी, 20 किलोमीटर तक गाड़ियां दौड़ती रहती थी और गोलियों की बौछार होती रहती थी, खून के धब्बे गिरते रहते थे, लोग मरते रहते थे, भीड़ लगती रहती थी, गवाह मिलता नहीं था। 20 किलोमीटर के रास्ते में भी गवाह नहीं मिला करता था उन केसों में। मैं जानना चाहता हूं सर, क्या बिहार फिर से एक बार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर कि पहले जैसा जंगल राज हुआ करता था? वहां पर देखिए, लेडी सिंघम, वहां पर उनका नाम है और उन्होंने एक तरह से दरभंगा के ग्रामीण इलाके को सुधारा, वहां पर नशा मुक्ति हो या वहां पर जितने भी अपराधी हो उनको लगाम दी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होती हैं, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है। अगर कोई बेवफा हो रहा है तो उसके लिए सामने वाले को सोचना चाहिए कि क्या कारण रहे जो बेवफाई आ रही है। बिहार सरकार के बहुत ही सम्मानित डीजीपी साहब हैं, बहुत आला अफसर हैं, उच्च अधिकारी भी हैं, आईपीएस एसोसिएशन भी है, उन सबको एक बार मैडम मिश्रा से मिलकर बात करके, काउंसलिंग करके पूरी तरह से एक बात रखनी चाहिए, एक बात सुननी चाहिए। एक ऐसी महिला जिसने बिहार के जंगल राज को मंगल राज बनाने का प्रयास किया, अपनी भरसक मेहनत की। बिहार साहनी मर्डर केस, दरभंगा जैसे इलाके में ग्रामीण एसपी रही हैं, वहां पर उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया था। साहनी के पिता का मर्डर केस, जो मुंबई, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का मर्डर केस 4-5 घंटों में खोल दिया सर। बिहार की राजनीति में आए, हेलीकॉप्टर और उससे पूरा परचम लहराने का काम किया। उनके पिता की दुखद मौत सामने हुई, राजनीतिक हत्या हुई, वर्कआउट नहीं हो रहा था, ब्लाइंड केस था, खुल नहीं रहा था। मैडम ने आईपीएस के रूप में उस केस को खोलने का काम किया, वर्कआउट करने का प्रयास किया, तो ये बड़ी बात थी। अब उसमें क्या कारण है? निजी कारण, मैं एक बात कह सकता हूं, जितना मैं उन्हें जानता हूं, व्यक्ति के निजी कारण कहा जाता है इस्तीफे में, निजी कारण थे। हम भी कई बार कह देते हैं, निजी कारणों से मैं केस नहीं लड़ूंगा, व्यक्तिगत कारणों से मैं केस नहीं लड़ूंगा, इसकी वजह से केस नहीं लड़ूंगा, लेकिन शायद वो अर्ध सत्य होता है, वो पूरा सत्य नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ और कारण होते हैं। वो कारण बिहार पुलिस के उच्च अधिकारियों को, आईपीएस एसोसिएशन को, भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्हें हम गर्व से देखते हैं कि वो मिलते हैं जब आईपीएस से, मिलते हैं जब आईएएस से, तो दिखता है कि उनके प्रति उनका भाव, सद्भाव, न्याय और तुरंत न्याय और तुरंत कार्रवाई के प्रति उनका बहुत लंबा संघर्ष है। तो उन्हें इस पर बात करनी चाहिए। हम ऐसे नहीं खोना चाहते अपने आईपीएस को, हम ऐसे नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को धत्ता बता देना चाहते हैं और उनका कहना कि हम व्यापार में जाएंगे, हम बिजनेस में जाएंगे, ये उचित नहीं है।
व्यापार में जाने के लिए बहुत महिलाएं हैं, बहुत बेटियां हैं, बहुत आईपीएस के रूप में आपकी सेवाओं की इस देश को जरूरत है, बिहार को जरूरत है, बिल्कुल सर, पूर्णिया ऐसे को ईमानदार जरूरत है, अधिकारियों, पुलिस अररिया अधिकारियों को की जरूरत है जरूरत इस है, देश को। आरा को जरूरत है, पटना को जरूरत है इन जनपदों को, गया को जरूरत है, जहां आज भी दिन दहाड़े गोली मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। देखिए हिम्मत हौसला लोगों का, और वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद वीडियो वायरल की जाती है। हमें जरूरत है ऐसी आईपीएस महिला की जो उन कानून व्यवस्थाओं को, उन अपराधियों को जो राजनीति से पोषित हैं, जो सफेद सरकारी गाड़ियों में चलने का प्रयास करते हैं, खद्दर पहनने का काम करते हैं, गुलदस्ते और फूल मालाएं लेकर राजनेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठने का काम करते हैं, वो अगर अपराधी हैं और काव्या मिश्रा कहती हैं अपराधी है, तो अपराधी कटघरे के अंदर होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। सर हमारे चैनल काव्या मिश्रा को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त सर? नहीं, मेरा देखिए, जहां तक मेरी जिम्मेदारी है, उनका विश्वास आपके प्रति, हमारे प्रति, वो हमारी बहन के तरह है, एक छोटी, सम्मानित, बहुत प्यारी, आदरणीय, प्यार की बहन है। मैं एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बेटी आईपीएस ऑफिसर छोड़ दीजिए आप, तुम इस देश की बेटी हो। अगर इस देश की बेटी को कोई दबाने का प्रयास करता है, झुकाने का प्रयास करता है, उनके मुंह पर ताला लगाने का प्रयास करता है, उनके मनोभाव को रोकने का प्रयास करता है, उनकी कलम को, इस पेन को ढक्कन लगाने का काम करता है, तो इस ढक्कन को तोड़ के फेंक देना, लिखना मत रोकना, आगे बढ़ना मत रोकना, चलना मत रोकना। तुम्हारी जैसी बेटियों पर आगे आने वाली बेटियों की श्रृंखला आधारित है। मैंने युवा अवस्था और बच्चन अवस्था में किरण बेदी जी को देखा था। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर बनी थी, हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, उन्होंने अपने अनोखे कार्य किए। बाद में बड़े होकर उन्हें हमने मिलने का अवसर मिला। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन आईएसी में केजरीवाल जी जो आजकल जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जो कल छूटे हैं, इन सब के साथ, अन्ना हजारे जी के साथ हमने उस आंदोलन में किरण बेदी के साथ, रामदेव जी के साथ, अन्ना हजारे के साथ, सबके साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हम देखते थे, विश्वास करते थे, हम कहते थे मैडम आई एम प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत अच्छा लगता है। बाद में वो भी राजनीति की भेंट चढ़ना, इधर पद, इधर चुनाव, इधर हारना, इधर गवर्नर, वो एक बहुत छोटी चीज थी। लेकिन जो किरण बेदी जी का व्यक्तित्व था, डीजीपी तिहाड़ जेल हो चाहे आईपीएस के रूप में हो, वो एक अलौकिक था। वो एक पूरा तिहाड़ जेल की तस्वीर ही बदल दी थी। पद आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है। आज बिहार में कोई राज्य है, कल कोई होगा, कभी कहीं होगा, बदलते रहेंगे। लेकिन आईपीएस आईएएस अगर अपनी गरिमामयी, संवेदनशील, ईमानदार, लोकप्रिय, जनप्रिय, जनहित की भावनाओं के साथ देश के, अपने उस जनपद के लिए काम करते हैं, जहां अपराध मुक्ति की भावना लेकर चलते हैं, काव्या मिश्रा उनमें से एक हैं। इसलिए मेरा उनके लिए ही संदेश है। मैंने, मेरी बचपन में माता पिता ने कविता सुनाई थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये 4 लाइनों के द्वारा जो आपने कहा है, आपके चैनल के माध्यम से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम अपनी छोटी बहन काव्या मिश्रा को संदेश देना चाहते हैं कि वीर हो तुम, धीर हो तुम, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे सामने राजनीति का पहाड़ हो, सत्ता का पहाड़ हो, पद के, आपके उच्च पुलिस के, बिहार के उच्च पुलिस अधिकारियों का दबाव हो, कहीं का दबाव हो, तुम उनके आगे झुकना मत, तुम आगे उनके आगे टूटना मत, चलती रहना। देश एक दिन, आगे आने वाली पीढ़ियां एक दिन, आगे आने वाले और अधिकारी एक दिन, और आगे आने वाली आईपीएस महिलाएं एक दिन तुम्हें सैल्यूट करेंगी, सम्मान करेंगी, आदर करेंगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर हम ऐसे अधिकारियों के लिए हमारे देश में अभी बहुत आवश्यकता है। सर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कि मतलब कि ड्रग्स माफियाओं को, तस्करों को, नशाखोरों को सह दे रहे हैं, उनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं, अपराधियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, विभागों की छवियां खराब कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ लोग उनको ईमानदारी से काम नहीं करने देते। ऐसे लोगों के साथ क्या मतलब होना चाहिए? अपराध कई तरह के हमारे देश में हैं। अपराधी वो भी है जो ड्रग्स ला रहा है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से
गांजा को चरस बना के बेच रहा है दिल्ली में, पंजाब भेज रहा है। अफीम का, ओपियम का लाइसेंस जितनी जमीन का मिलता है उससे कहीं अधिक खेती करते हैं, और जब दादनी नापने आते हैं तो उसका पैसा देकर के ज्यादा जमीन को चलने देते हैं, और उसमें अफीम को, ओपियम जो दवाओं के लिए लेते हैं, जो नार्कोटिक्स ड्रग्स के तहत लेते हैं, वो उतनी दे देते हैं और एक्स्ट्रा बेच देते हैं। भ्रष्टाचार वहां से है, अपराध वहां से शुरू हुआ। केवल अपराधी वो नहीं है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, कटक यूनिवर्सिटी में स्मैक बेच रहा है, वही नहीं अपराधी है। अपराधी वो भी है जिसने अफीम बनाने का एक्स्ट्रा लाइसेंस कम होने के बाद भी एक्स्ट्रा अफीम बनी, ओपियम पैदा हुई, और वो उसकी सप्लाई फिर होगी। वो कोई गंगा जल नहीं है, वो कहीं का प्रसाद नहीं है जो बांट दिया जाएगा, वो अफीम बन रही है। अफीम देश के लिए घातक होगी, छात्रों के लिए घातक होगी। वो अफीम दवाओं में नहीं जाएगी, वो अफीम अलग से जाएगी, एक्स्ट्रा पैसों में जाएगी। ये सच्चाई है। आर्म्स, जहां आर्म्स बन रहे हैं, कई जिले फेमस हैं। माफ कीजिएगा, उन जिलों के डीएम और एसपी मुझे अभी फोन करने लगेंगे अगर मैं उन जिलों के नाम ले दूंगा। बिहार के जिले भी, उत्तर प्रदेश के जिले भी, अगर मैं उन जिलों के नाम ले दूंगा अभी फोन घनघनाने लगेंगे आपके इस प्रोग्राम को जैसे आप टेलीकास्ट करेंगे देश में। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं उन अधिकारियों से, उन सुपरिटेंडेंट पुलिस से, उन डिप्टी एसपी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप जो इलीगल आर्म्स बन रहे हैं, अगर आप वही रोक देंगे, आप उन्हें वही आर्म्स एक्ट में बंद कर देंगे, वही उनकी फैक्ट्री को रोक देंगे, तो निश्चित तौर पर वो आप दिल्ली में नहीं बनते हैं, वो चेन्नई में नहीं बनते हैं। आर्म्स, रिवॉल्वर, नकली और ये जो बनते हैं, ये चंडीगढ़ में नहीं बनते, कहीं से आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं, आके वहां अपराध शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल होती है, रीसेल होती है, रीसेल होती है, और वो रिवॉल्वर बीकानेर जैसी सेंट्रल जेल में भी पहुंच जाते हैं, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और देखा था आपने आनंद पाल सिंह के बलबीर बानुदा को गोली मारी गई थी बीकानेर की सेंट्रल जेल में। कौन लोग थे वो, कैसे पहुंच गए? जब जेल के अंदर एक सुई नहीं पहुंच पाती है, 20 तरह की सर्च होती है, रिवॉल्वर पहुंच जाए, कारतूस पहुंच जाए, कॉर्ट्रिक्स हो जाए, असंभव है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम शामिल है, उस सिस्टम को हमें पर्दाफाश करना पड़ेगा, चाहे ड्रग्स हो, चाहे लीगल आर्म्स हो, चाहे कोई भी इस तरह की हो, जब इन पर रोक लगेगी तो निश्चित तौर पर आगे भी अपराध में रोक लगेगी। सर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे जो स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से इन घटनाओं को उजागर करते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर मतलब उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं कुछ विभाग वाले। आखिर पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ माहौल यहाँ पे हम देख रहे हैं, कई जिलों में ऐसे देख रहे हैं, कई राज्यों में ऐसा माहौल देख रहे हैं सर। यह पत्रकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है सर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज कैसे महसूस करेगा, ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सर मैं, कि क्या है यहाँ पर होना चाहिए मामलों में। देखिए, शराब से कितनी मौतें होती हैं, और जब एक मौत होती है ना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सबके इंटरव्यू लिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर ग्राम प्रधान तक के इंटरव्यू आपने लिए, आपने सबकी जन भावनाओं को समझते हैं। जब किसी एक व्यक्ति की मौत होती तो वो एक व्यक्ति नहीं मरता है, कई रिश्ते मरते हैं उसके साथ। जब एक बेटा मरता है तो उसका पिता अध मरा हो चुका होता है, उसका चाचा अध मरा हो चुका होता है, ताऊ पूरा मर चुका होता है, अगर दादा दादी जिंदा है तो पूरे खत्म हो लेते हैं, नाना नानी मरते हैं, उसके मामा मामी मरते हैं, उसकी मौसी मरती हैं, उसकी बहनें मरती हैं। जब जब रक्षाबंधन और भैया दूज आएगा तब तब उसकी बहनें मरेंगी। मरने को तो बेटा मरा, मरने को तो भाई मरा, मरने को तो भतीजा मरा, मरने को तो भांजा मरा, लेकिन मरने की श्रृंखला लंबी होती है। कुछ लोग जिंदा लाश बन के जीते हैं उस व्यक्ति के बिना। तो इस तरह से जो भी मौतें होती हैं, चाहे वो ड्रग्स के द्वारा हो, इलीगल वेपन्स के द्वारा हो, इस तरह से हो, इन सब पर अपराध बढ़ा, अपराधी की प्रवृत्ति बढ़ी। उस अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। उस आपराधिक माइंड, सोच,
जो मोडस ऑपरेंडिस है, जहां से अपराध शुरू होता है। कोई भी अपराधी, मैंने बड़े बड़े, आप लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, काला जठीरे की अभी बात करें, जो मैंने शादी कराई थी अनुराधा चौधरी और दोनों की प्यार से, मैं बड़े बड़े अपराधियों की बात कर रहा हूं, आनंद पाल की बात करें, और बात करें उत्तर प्रदेश के चंद्रसेन की गैंग की बात करें, कितनों की बात करें, कोई भी अपराधी पेट से अपराधी पैदा नहीं होता है। वो अपनी माँ का लाडला होता है, प्यारा होता है, लल्ला होता है, मुन्ना होता है, दुलारा होता है। लेकिन वो परिस्थितियां राजनीतिक भी हो सकती हैं, वो परिस्थितियां सामाजिक भी हो सकती हैं, वो परिस्थितियां पुलिस की भी हो सकती हैं, वो परिस्थितियां और पारिवारिक भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से उसे अपराध की प्रवृत्ति में भाग लेना पड़ता है। वो अपराध की तरफ चला जाता है, बह जाता है, जहां से लौट के आना बिल्कुल मुश्किल होता है, मैं कहता हूं नामुमकिन होता है। मैंने मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कितने लोगों के प्रयास किए, आपने देखा, चाहे शादी करा के, चाहे उन्हें सरेंडर करा के, चाहे उनका सीसीटीवी उससे करा के, वीडियोग्राफी बेबैक से पेश करा के मुलजिमों को, सबके लिए मैंने काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं उसको वापस लाने में जो मुझे मशक्कत पड़ी, देखिए, मैं अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश नहीं रहा जिन्होंने चंबल के डकैतों को मुख्य धारा में वापस ले लिया। मैं देश का गृह मंत्री नहीं हूं माननीय अमित शाह जी, जो मणिपुर में जाके लोगों को असलाहों के सहित सरेंडर करा गए, मैं वो नहीं हूं। लेकिन जहां तक मैंने समाज में, देश में काम किया, वो प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इसलिए उस अपराधी को बढ़ने ना दिया जाए। और यही कारण है कि जिस तरह से आप जेल को क्या कहते हैं, कारागार नहीं, सुधार गृह। वह गाना चलता है सुबह सुबह, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, मैली चादर ओढ़ के, मेरी चादर को धो दो, मेरी रिन से दे दो, निरमा से धो दो, घड़ी डिटर्जेंट से धो दो, मेरी चादर को धो दो और साफ कर दो, मुझे निर्मल कर दो। वो चाहता है बनना, सुधरना चाहता है, क्योंकि मैंने देखा है बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, जब बच्चे उनके होते हैं, मुझे कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं मिला जिसने ये कहा हो, सिंह साहब मेरे बेटे को पढ़ाई छुड़वा करके क्राइम मिलाओ, क्रिमिनल बनाओ। सब ने यही कहा, सिंह साहब मेरे बच्चे की पढ़ाई आप दिखवा लेना, मेरे बच्चे की पढ़ाई के बारे में आप सोच लेना, कोर्ट में देख लेना, अगर कोई एप्लीकेशन लग के उसका एडमिशन वहां हो जाए। अगर मेरे बाप के नाम से एडमिशन, कई कॉलेजेस ने कह दिया, कई स्कूल ने कह दिया, इतने बड़े क्रिमिनल का बेटा है, नहीं एडमिशन दूंगा। मैंने कहा तेरा स्कूल नहीं चलेगा अगर इसका एडमिशन नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं इसका बाप क्रिमिनल है, इसके बाप के ऊपर हत्यारा लिखा है, इसका ये मतलब नहीं ये भी हत्यारा बनेगा। हो सकता है ये देश की न्यायिक व्यवस्था का एक मजबूत अंग बने, हो सकता है एक बड़ा वकील बने, हो सकता है डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करे, हो सकता है पत्रकार बन के शाम के 8 बजे के पीक टाइम में खबरें दे और इस तरह की बात करे। तो उन्हें एडमिशन लेना पड़ा, उन्हें पढ़ाना पड़ा। लोगों की ऐसी भावनाएं हैं देश में, लोग कह देते हैं आसानी से ये तो उसका लड़का है। मैंने कहा आप इसके लड़के को छुपा के नाम रखें, कुछ भी रखें, आइडेंटिटी छुपाइए, ये पढ़ेगा इसी आपके स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह साहब, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।